नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 31st डे है और आज एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है ये पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली बात ये ध्यान रखना है। और आर्टिकल कौन कौन से कवर होते हैं इसमें? 52 से 78 के बीच में। और यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहले जो आज करेंगे हम टॉपिक, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरे आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तीसरे आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे। चौथा जो है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट इज, इसमें है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ये पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये आर्टिकल कैटर करता है 52 से 78 के बीच में, जिसमें आपका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और लास्ट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन सबको हम एक एक करके करेंगे, बट आज का टॉपिक जो है हमारा वो फोकस होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। तो हमारा जो टॉपिक जो द प्रेसिडेंट है ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से, और एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स में क्या क्या प्रोविजंस हैं आर्टिकल वाइज जो है बहुत बारीकी से, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और लास्ट में हम इन सब पे बेस्ड जो है MCQs करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। जैसे हेड ऑफ इंडियन स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे हेड ऑफ गवर्नमेंट कभी पूछे आपसे तो वो हम देखेंगे आगे, वो प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, तो सबसे पहले मान्यता जो दिया जाता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी जो करंटली हमारे 15th प्रेसिडेंट हैं, इज नन अदर देन द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्ट एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। ये भी ध्यान रखिएगा, हु एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन, नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में कुछ भी नहीं है, सिंपल इसमें लिखा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अर्थात हमारे देश में एक प्रेसिडेंट जो है होना चाहिए, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, जहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, आगे देखेंगे हम, जो कि इनडायरेक्ट बेस्ड इलेक्शन होता है। मतलब हमारे चुने गए प्रतिनिधि जो है वो चूज करते हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो आर्टिकल 52 में सिंपल मेंशन है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और करेंटली यानी कि 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। वो इसी आर्टिकल की मदद से है। आखिर प्रेसिडेंट का काम क्या है? तो आर्टिकल 53 में ये कहा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। अब एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है? जो भी अथॉरिटी है हमारे पास फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉ, टू इंप्लीमेंट लॉज, या फिर टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारा गवर्नमेंट फंक्शन है उसको कंडक्ट करना, कंडक्ट गवर्नमेंट फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये सारा पावर जो है किसके नाम पे है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो रियल पावर जो होता है वो किसके पास होता है? रियल पावर जो है इसमें वो होता है प्राइम मिनिस्टर के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, जो कि हेड करते हैं कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर दिया गया है एग्जीक्यूटिव पावर का, वो दिया गया है प्रेसिडेंट को, बट रियल पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनमें होता है निहित, और उसको हेड करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखिएगा। एंड द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी संविधान में प्रोविजंस है कि आपको जो भी काम करना है ऐसे करना है, वो करना है, तो ये या तो डायरेक्टली करेंगे या फिर जो भी ऑफिसर्स हैं इनके नीचे उनको ये पावर देंगे कि आप ऐसा काम करो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आर्टिकल 54, दैट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेथड क्या है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का। इसमें यह कहा गया है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, मतलब इनको चूज करके कौन कौन से लोग जो है वो लेकर आएंगे किसको? प्रेसिडेंट को। और जो वो इलेक्टोरल कॉलेज होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ हुम। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे आपके इलेक्टोरल कॉलेज में? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ध्यान रखिएगा, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स।
ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। किसके? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में भी देखोगे आप इलेक्टेड मेंबर्स में कौन कौन से होंगे? लोकसभा होगा और दूसरी तरफ आपके राज्यसभा होगा। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि जो 28 स्टेट्स हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स यानी इलेक्टेड एमएलए जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। और 2 यूटीज को भी काउंट किया जाता है स्टेट के डेफिनेशन में। और 2 यूटीज कौन कौन से हमारे? डीपी, दिल्ली और पुडुचेरी। ये प्रोविजन पहले नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, दिल्ली और पुडुचेरी का प्रोविजन जो है। और ये ऐड किया गया था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 1992 में, ये ध्यान रखिएगा। तो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। राज्यसभा में हम देखते हैं 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सबसे खास बात कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसमें? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। दूसरी तरफ असेंबलीज ऑफ स्टेट हम बात कर रहे हैं, 6 ऐसे राज्य हैं, 6 स्टेट्स हैं जहां पे एमएलसी का प्रोविजन है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एज वेल एज तेलंगाना। तो जो भी मेंबर्स होंगे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इन 6 राज्य के, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसमें? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स जो है वही पार्टिसिपेट करते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर नॉमिनेटेड एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर एमएलसीज टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नोट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाता है, सपोज दैट, जैसे मान लो एग्जाम्पल, बिहार असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है, गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम इस असेंबली को जो है डिसॉल्व करते हैं, तो इनके जितने भी मेंबर्स होंगे, जैसे 243 मेंबर्स हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसमें? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, चाहे फ्रेश इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है डिसॉल्व असेंबली के बाद। अगर डिसॉल्व हो गया है तो 243 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार आर नॉन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये ध्यान रखिएगा। जो हमारे वोट होते हैं एमपी के और एमएलएस के, उनके कुछ वैल्यू होते होंगे। तो वैल्यू ऑफ वोट जो एमएलए का होता है वो डिपेंड करता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। इसी वजह से सबसे ज्यादा जो है यूपी के एमएलए का वोट वैल्यू होता है, और सबसे कम जो है अरुणाचल के, या फिर कुछ ऐसे राज्य जैसे सिक्किम हो गया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनके एमएलए का जो वोट होता है वैल्यू वो बहुत कम होता है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो एमएलएज होते हैं हमारे सारे स्टेट्स के, उन सब का डिफरेंट वैल्यू होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट का। दूसरी तरफ वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसको कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये डेफिनेशन होता है हमारे एमपी। और एमपी यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के वैल्यू जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो एमएलएस के वोट का वैल्यू डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट स्टेट, बट जो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी हैं उन सब के वैल्यू का वोट जो होगा वो सेम होगा एमपी का। ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन की, हमारा जो इलेक्शन होगा, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जिसको आर्टिकल 54 में डाला गया है, उसके मैनर क्या होंगे? द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब मैं तीनों का मतलब बताऊंगा, बट सीक्रेट बैलेट मतलब कि यहाँ पे एक बॉक्स है, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके हिसाब से बॉक्स डाला गया होगा कि ठीक है उसमें ये खंड है, ये खंड है, ये खंड है। मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो एमपी हैं सपोज दैट, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो जाके सीक्रेटली जो है अपना जो भी पर्ची है उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं ABCD, वो अपना प्रेफरेंस देंगे कि पहला वोट मेरा A को है, दूसरा C को है, तीसरा जो है B को है, चौथा D को है। तो जो भी हमारे MP हैं 1 2 3 4,
वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वो चारों को वोट दे सकते हैं प्रेफरेंस वाइज, और उसके बाद जाके सीक्रेटली जो है इसको डाल देंगे। अगर आपने सीक्रेट बैलेट का उल्लंघन किया तो आपका वोट जो है खारिज हो जाएगा। और ये हुआ था इन केस, जैसे प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम पे मुलायम सिंह ने अपना वोट जो है अनाउंस कर दिया था कि मेरा वोट जो है प्रणब दा को है, तो इस वजह से उनका वोट जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो सीक्रेटली आपको बैलेट बॉक्स में जाके डालना होता है। दूसरा यहाँ पे फीचर जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसका मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर सिस्टम में बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ फॉलो होता है जो जनरल इलेक्शन होता है हमारा एमपी एमएलए का, वो क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब जो भी रेस में आगे निकल जाएगा, जैसे 100 लोगों ने वोट किया, 4 कैंडिडेट हैं, किसी को 30 मिला, किसी को 40 मिला, और किसी को 20 मिला, किसी को 10 मिला, तो 40 वाला जीत जाएगा। बट पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। सपोज दैट यही 100 लोग वोट कर रहे हैं पीआर सिस्टम में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, इनको जो सीट्स मिलेंगे वो शेयर ऑफ वोट पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 30% वोट जो है बीजेपी को मिला, ठीक है, 40% वोट आईएनसी को मिला, 20% वोट जो है आपको सीपीआई को मिला, 10% वोट आम आदमी पार्टी को मिला। तो 100 कैंडिडेट अगर हमें चूज करना है तो 30% का अर्थात ये होगा कि 30 कैंडिडेट जो है बीजेपी के होंगे, 40 आईएनसी के होंगे, 20 इसके होंगे, 10 जो है आम आदमी पार्टी के होंगे। बट एफपीपीटी में क्या होता है कि मान लो 30% वोट के साथ बीजेपी जो है 42 सीट ले आई, आईएनसी 40% वोट के शेयर के साथ जो है टोटल शेयर के साथ इसको भी कितनी सीट मिले, 43 सीट्स मिले। तो ये डिफरेंस हो जाता है ऐसे। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई पार्टी है वो अगर 20% या 30% वोट लेकर आती है तो अप्रॉक्सीमेटली उसको 20% सीट जो है जितने भी लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के वो दिया जाता है। तो ये पीआर सिस्टम जो है फॉलो करते हैं हम किस में? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। मतलब आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा पीआर सिस्टम फॉलो होता है किसमें? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट देखा आपने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। इसमें होता क्या है, जैसे सपोज दैट एक मिनिमम कोटा डिसाइड होता है कि हमें किसी भी पार्टिकुलर 2 लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं या 4 लोग लड़ रहे हैं, 4 कैंडिडेट हैं, आपने एक कोटा डिसाइड कर दिया कि एटलीस्ट 52 वोट जो है जीतने के लिए चाहिए। तो पहली बार जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप 1 2 3 4 जितने भी एमपी एमएलए हैं वो अपना प्रेफरेंस डालेंगे, ए बी सी डी करके, बी सी ए डी करके, कुछ भी करके। तो सबसे पहले जितने भी वोटर्स हैं उनका पहला प्रेफरेंस जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसको देखा जाएगा। हमें चाहिए था 52, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में सपोज दैट ए को 60 मिल गया और सी को जो है 10 मिला, बी को जो है आपको सारी चीज़ें 30 मिला, 60 30 90, 30 नहीं लेते हैं, बी को जो है 20 मिला और 10 जो है यहाँ पे डी को भी मिला, 15 कर देते हैं सी को और यहाँ पे 5 कर देते हैं ताकि आपको एसटीवी समझने में आसान होगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में 52 चाहिए था, 60 मिल गया, तो ये तो हो गया, ठीक है, जीत गए। लेकिन सपोज दैट इनको क्या मिल गया, इनको 50 मिला और इनको 30 मिला, फिर उस केस में क्या करोगे कि 52 जो कोटा डिसाइडेड था वो तो आया नहीं, तब आप क्या करोगे, डी को हम इसमें से एलिमिनेट कर देंगे। जो सबसे कम वोट मिला इनको पहले प्रेफरेंस में, इनको एलिमिनेट कर देंगे और जितने भी कैंडिडेट्स इनको वोट किए हैं उनका दूसरा प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस जो है वो अब देखा जाएगा। तो सपोज दैट इनके सेकंड प्रेफरेंस में 3 वोट जो है ए को मिल जाता है, तो फिर ए जो है इलेक्टेड हो जाएगा फिर से। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज जो है हुआ है हमारे देश में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुआ है। इनफैक्ट ये हुआ था आपको वीवी गिरी वर्सेस नीलम संजीवा रेड्डी के इलेक्शन में। इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस टाइम पे हुआ था। वीवी गिरी जो है पहले राउंड में नहीं जीत पाते हैं, दूसरे राउंड में वीवी गिरी जो है इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यही मतलब होता है। अगर पहले राउंड में जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में इलेक्टेड हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम दूसरे राउंड की तरफ जाएंगे जिसमें सबसे कम वोट जिसको मिला होगा फर्स्ट प्रेफरेंस का उसको एलिमिनेट करके उसका दूसरा प्रेफरेंस जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ध्यान रखिएगा। फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाई 50 इलेक्टोर्स होते हैं एज ए प्रोपोजर्स एंड 50 इलेक्टोर्स एज ए सेकेंडर्स। पहले जो है 1997 से पहले ये जो है ये प्रोविजन 10 का था, इसको बढ़ाकर 50 कर दिया गया क्योंकि बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट जो है खड़े हो जाते थे, इस वजह से ये डिसाइड किया गया कि इसको 50 कर दिया जाए। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, अगर 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है 15,000 का, किसके पास? आरबीआई के पास। सपोज दैट किसी को 1/6 से कम वोट मिला, उस केस में इनकी सिक्योरिटी यानी जमानत जो है
जब्त हो जाती है। ये ध्यान रखिए, 1/6 से कम मिला तो जमानत जब्त हो जाएगी। और ये भी प्रोविजन 1997 से पहले ये कितना था, ये 2500 था। तो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको डिस्करेज करने के लिए ये प्रोविजन जो है इसमें भी बढ़ावा किया गया था। 55 के बाद मैं 71 बता रहा हूँ क्योंकि इसका भी संबंध इलेक्शन से है, इस वजह से यहाँ बताना जरूरी है। मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जब सपोज दैट किसी भी इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई डाउट अगर क्रिएट हो जाता है या फिर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो किसी ना किसी को तो होना चाहिए रिजॉल्व करने के लिए। किसी भी डाउट एंड डिस्प्यूट को इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में अगर होता है तो वो इंक्वायरी करने का पावर किसके पास होता है, तो इंक्वायरी और डिसाइड करने का पावर जो होता है सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। जैसे सपोज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, 233 जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से, किसी कारणवश जो है 10 मेंबर्स की वैकेंसी है, किसी भी कारणवश, सपोज दैट उनका डेथ हो गया है या फिर अभी उनके लिए इलेक्शन नहीं हुआ है या फिर सारी चीज़ें उनको राज्यसभा में नहीं लाया गया है, तो 223 लोग ही वोट दे रहे हैं, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कहेंगे कि इनकम्प्लीट था ये सारी चीज़ें, या फिर किसी भी स्टेट का असेंबली जो है डिसॉल्व हो रखा है तो वहाँ के एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस आधार पे जो है आप इलेक्टोरल कॉलेज को चैलेंज नहीं करोगे और इनकम्प्लीट नहीं बताओगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैटर किसके पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को वो वाइड डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि गलत ठहरा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी केस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन को गलत ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो भी एक्ट उन्होंने किया है उससे पहले 5 महीने या 6 महीने तक उन सबको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, मतलब उन सबको गलत नहीं ठहराया जाएगा और वो कंटिन्यू रहेंगे, दे विल रिमेन इन फोर्स, ये ध्यान रखिएगा, दे विल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को चैलेंज किया गया है? किसके इलेक्शन को? सेम वही वीवी गिरी के इलेक्शन को, जिसमें हमने यूज किया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। इनफैक्ट ये इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, मतलब कि ये ऑफिस में थे और ये अपीयर किए थे सुप्रीम कोर्ट के पास, और इनके चैलेंज किया गया था कि इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो यूज करके इन्फ्लुएंस किया है वोटर्स को। बट बाद में उस टाइम पे जो बेंच है उसको हेड कर रहे थे एसएम सीकरी साहब, उन्होंने जो है जो पिटीशन फाइल किया था उसको डिसमिस कर देते हैं, यानी कि जो इलेक्शन हुआ था उसको इन्होंने सही ठहराया और फिर वो प्रेसिडेंट बने रहते हैं। कौन? वीवी गिरी साहब, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 56 में है हमारा टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म क्या होना चाहिए? तो कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और वो 25 दिसंबर को, सपोज दैट 2025 में इलेक्शन हो गया इनका, और तब ये एंटर करते हैं किसमें? ऑफिस में, इन हिज और हर ऑफिस। तो जिस दिन ये अपने ऑफिस में एंटर करेंगे तब से इनका समय काल जो होगा 25 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2030 तक, यानी कि 5 इयर्स का होता है। प्रेसिडेंट जो है उनके पास ये भी पावर है कि बियॉन्ड 5 इयर्स जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर उनका सक्सेसर जो है अभी चार्ज जो है नहीं लिया है, अनटिल, एक प्रोविजन इसमें लिखा होगा, अनटिल हिज और हर सक्सेसर्स एज्यूम्स चार्ज। दूसरा, इस 5 साल के बीच में अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट है ए बी, सपोज दैट द्रौपदी मुर्मू है, उनको मन करता है कि मैं अपने पोस्ट से रिजाइन करना चाहती हूँ, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो करंटली हमारे सीपी राधाकृष्णन साहब हैं। यानी कि प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन रिजाइंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को आप उनके ऑफिस से हटा भी सकते हो, और इसके लिए एक प्रोसेस है जो कि आर्टिकल 61 में आगे देखेंगे हम, मेंशन है, उसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। तो बहरहाल ये ध्यान रखिए, इम्पीचमेंट के प्रोसेस से प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है।
इसको डिटेल में है जो है हम देखेंगे आर्टिकल 61 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है। द मोमेंट अ प्रेसिडेंट एंटर्स इन हिज हर ऑफिस, उसके बाद इनका समय काल 5 साल का होता है तब तक ये। लेकिन सपोज दैट कोई प्रेसिडेंट चूज होके आ गया है लेकिन वो अपना ऑफिस अभी तक एज्यूम नहीं किया है, तो ये उसके बियॉन्ड जो है 10 दिन 15 दिन जो भी लगता है, 1 महीने 2 महीने, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इस 5 साल के बीच में किसी भी प्रेसिडेंट को अगर मन होता है कि मुझे रिजाइन करना है इस पोस्ट से, तो वो रिजाइन किसको करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसी भी प्रेसिडेंट को अगर उनके ऑफिस से रिमूव करना हो, हटाना हो, उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट, और जो कि मेंशन है आपका आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 57 में है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। हमारे भारत देश में री इलेक्शन का जो प्रोविजन है, यानी कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है? एनी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आप 4 बार हो जाओ, 5 बार हो, या फिर जब तक आप जीवित हो, जितनी बार हो जाओ, एनी नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में जो है कोई भी एक प्रेसिडेंट है वो 2 बार ही, मतलब 2 टाइम्स जो है वो, नॉट मोर देन 2 टाइम्स वो इलेक्ट हो सकता है, सिर्फ 2 बार। लेकिन हमारे भारत में नो पर्सन एक्सेप्ट डीआरपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे फ्रॉम बिहार, ऑक्युपाइड द ऑफिस फॉर 2 टर्म्स, यानी कि हमारे देश के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं देश के। ये भी ध्यान रखिएगा। तो री इलेक्शन एलिजिबल है हमारे देश के राष्ट्रपति कितनी बार? कितनी भी बार, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि 3 बार 4 बार, आप 5 बार बनो, 6 बार बनो, जब तक आप जीवित हो तब तक बन सकते हो। अब जाहिर सी बात है कुछ क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए, किसी को भी प्रेसिडेंट बनना है तो ऐसा नहीं कि कोई भी जाए प्रेसिडेंट बन जाए। आर्टिकल 58 में प्रोविजन दिया है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। पहली बात, पहला यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक हो, चाहे वो नागरिक बाय बर्थ हो या फिर बाय नेचुरलाइजेशन हो। जबकि यूएसए में सिर्फ और सिर्फ बर्थ के कॉन्सेप्ट है, वही वो देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक मिनिमम एज होता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। तीसरा क्वालिफिकेशन इसमें है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो 3 क्वालिफिकेशन याद रखना आपको। सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब मिनिमम एज जो है 35 का रिक्वायरमेंट है इसमें, और ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये क्वालिफिकेशन है किसके लिए? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। कुछ और जैसे ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जहां पे आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा हो। सपोज दैट किसी पीएसयू में, जैसे सेल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, उसके चेयरमैन जो है हमारे इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, तो कल को कोई ऐसा प्रोविजन बना दे जिसकी वजह से जो है उस पीएसयू को फायदा हो, तो जाहिर सी बात है उनको ही फायदा होगा। इसलिए आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड ना करो अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अ सिटिंग प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन or the governor of any state and minister of the union or any state is not deemed to be hold any office of profit and hence qualified as a presidential candidate। जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। कोई यूनियन मिनिस्टर है वो भी लड़ सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन। कोई गवर्नर है, लेकिन द मोमेंट ही इज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर उसको अपना जो है वो सीट जो है एज ए गवर्नर या फिर एज ए यूनियन मिनिस्टर, एज ए एमएलए, एज ए एमपी, उसको वहां से रिजाइन करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है, वैकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 59 में है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जैसे यूपी बिहार किसी भी जगह से वो एमएलए नहीं होने चाहिए। इफ अगर हैं, अगर सपोज दैट कोई एमपी एमएलए चुनाव लड़ रहा है प्रेसिडेंट का, तो भाई उसके लिए भी प्रोविजन होगा। इफ एनी सच पर्सन, यानी कि एनी सच पर्सन यहाँ पे एमएलए या एमपी इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, ही इज डीम्ड, हम मानते हैं
टू हैव वैकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस, मतलब उस हाउस में, यानी कि लोकसभा में उन्होंने अपना जो एमपी का पोस्ट है वो छोड़ दिया है। ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट, जैसे हमने देखा 25 दिसंबर को 2025 में एंटर कर रहे हैं ऑफिस में, तो किसी एमपी को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट इस बार, तो उन्होंने उससे पहले जो है उस सीट को वैकेट कर दिया है। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये मैंने बता दिया। तो ये कंडीशन है हमारा, ठीक है, किसी एमपी एमएलए को चुन रहे हैं तो वो जो है अपनी सीट को वैकेट कर देंगे फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो प्रेसिडेंट है। फिर बाद में वो चुनाव लड़े, फिर से एमपी बने, फिर से एमएलए बने, वो उनके ऊपर है। संविधान में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उसको क्या है, उसको विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट जो है एक ऑफिशियल रेसिडेंस मिलता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन। बाकी उनको अपना एमलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज जो भी पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी वो मिलेगा, जैसे हाउस अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, फोन अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ये सारी चीज़ें मिलता है। हिज एमलमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जैसे कोई अलाउंस आपने दे रहा था पहले, अब सपोज दैट कि किसी को लगता है कि यार मेरे पार्टी का ये प्रेसिडेंट जो है ये नहीं बन पाया, तब उसके अलाउंसेस को कम कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसको ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस आप कुछ नहीं कर सकते हो। 2018 में, ये बस बताने के लिए है, बट ये ध्यान रखिएगा, जो पार्लियामेंट है वो सैलरी बढ़ा देता है, 1.5 लाख से 5 लाख पर मंथ कर दिया, किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और जो उनका पेंशन है वो मिलता है 50% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ, मतलब कि 2.5 लाख रुपया जो है वो पेंशन इनको मिलता रहेगा, इनको मिले या फिर इनके स्पाउस को मिले, ये भी ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 60 में ओथ फॉर एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, दैट सी बात है, आप प्रेसिडेंट का पोस्ट तो कुछ ना कुछ तो शपथ ग्रहण करना पड़ेगा, अब आपको अपनी वफादारी दिखानी पड़ेगी। एवरी प्रेसिडेंट, या फिर कोई प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, या फिर कोई प्रेसिडेंट का फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है फॉर द टाइम बिंग, इन सबको ओथ लेना पड़ता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस का बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। और ये ओथ किसके सामने लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सपोज दैट किसी कारणवश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अवेलेबल नहीं है, तो जो भी हमारे सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, वो इनको शपथ ग्रहण या फिर ओथ दिलाएंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कोई एक्ट कर रहा है या फिर डिस्चार्ज कर रहा है, तो दे विल सब्सक्राइब एन ओथ इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो शपथ दिलाते हैं, और अपने ओथ में प्रेसिडेंट जो है क्या कहते हैं, आई ए बी मतलब मेरा जो नाम होगा, जो प्रेसिडेंट का नाम होगा, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलमली अफर्म दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बस बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। विल डू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड दैट आई विल डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो है ओथ सब्सक्राइब कौन करवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे इनके एब्सेंस में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 60 में मेंशन है ये ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन है, आपके डाउट जो है फिर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है, ये 53 में देखा हमने, आर्टिकल 53 में देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो बेतुकी बात है, हर चीज का लिमिटेशन है यहाँ पे, ए ओनली। हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, डायरेक्टली बाय राज्यसभा मेंबर, बाय लोकसभा में, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होगा जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दैट इज एमएलए एज वेल एज एमपी, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इसी मेथड ऑफ इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। The two union territories which have been given the right to take part in the election of the President of India by the 70th Amendment of Indian Constitution are Delhi and Puducherry। 1992 में दिल्ली एंड पुडुचेरी, 28 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज, वहाँ के एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, जाहिर सी बात ये सही है। There is a provision of electoral college consisting of the elected members of both houses of parliament, जी हाँ ये भी सही है, and elected members of legislative assemblies of the state, यानी कि both, सिर्फ और सिर्फ आप elected members का प्रोविजन, जैसे ही अगर suppose that लिख दिया all members तो वो गलत हो जाएगा। The electoral college of president consist of, और ये जो है election of president आर्टिकल 54 में मेंशन है, elected members of both houses of parliament, सही है, elected members of बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बिल्कुल, चाहे वो इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, कैसे भी हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा, दो गलत दो गलत। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, ये सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, और ये 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड हुआ था, तो 1, 3 एंड 4 ओनली।
पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउसेज ऑफ पीपल, ये होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट हम किसको कहते हैं? राज्यसभा को। और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पूछा नॉट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? Election of the successor must be held before the expiry of the term of the incumbent president. The president shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. ये देखा हमने, ये सही है। Not correct पूछा थे। On the expiration of his term, he continues to hold office until his successor enter upon his, ये भी सही है। President's election may be postponed on the ground that the electoral college is incomplete. इस ग्राउंड पे हम प्रेसिडेंट इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं और ना ही इस ग्राउंड पे हम चैलेंज कर सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी पोस्टपोन, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एज वेल। तो ये ऑप्शन जो है नॉट करेक्ट है, बट यहाँ पे ऑप्शन जो है यही सही है। पूछा है इन द इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन इंडिया द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये बताया मैंने कि जो एमएलए के वोट है वो वेरी करेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ के जो एमएलए है उनके वैल्यू ऑफ वोट जो होता है, मतलब 8 वैल्यू होता है एक एमएलए का। वहीं उत्तर प्रदेश का देखोगे तो एक एमएलए की वैल्यू जो होती है वो 208 होता है। तो सोचो कितना डिफरेंस है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो मेन क्राइटेरिया है। तो ये जो है सही है, वेरीज। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। नहीं, यहाँ पे मैंने बताया था आपको सेम होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो 1 ओनली। सवाल है द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ ही इज अ कैंडिडेट। वो कर सकते हैं। ही इज येट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो एमएलसी के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये प्रोविजन लिखा हुआ है। तो ये आपका, अगर चीफ मिनिस्टर जो है अपर हाउस का, वो एलिजिबल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट के लिए कौन सा एसेंशियल नहीं है? कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर्स, ये देखा हमने है। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा। सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ और नेचुरलाइजेशन, ये भी है। ये 3 क्वालिफिकेशन देखा था। एजुकेटेड, नॉट नेसेसरी। तो ये जो है आपका नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेटेड हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। शुड बी, नो, जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ से हो, बाय नेचुरलाइजेशन से भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। He should have completed the age of 35 years, ये देखा हमने। He should be qualified for election as a member of parliament. No, he should be qualified for election as a member of लोकसभा। तो एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा बस। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ओनली। A member of parliament or a state legislature can be elected as a president, but he will have to resign from his seat before contesting election, ऐसा नहीं था। He will have to relinquish his seat within 6 months, ये भी नहीं था। He will have to relinquish, मतलब छोड़ना पड़ेगा his seat as soon as he is elected, ये जो है सही हो जाएगा। कंडीशन फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश में एलिजिबिलिटी है री इलेक्शन का आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और ये किस में है? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो 57 में, यहाँ पे 52 में देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 54 में आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, 55 में आपका मैनर ऑफ इलेक्शन है। मैनर में हमने 3 देखा था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और आपको सीक्रेट बैलेट। ये तीनों फीचर भी याद रखिएगा। कभी पूछते 4 प्रोविजन दे दे, ये कौन सा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फॉलो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रेफर टू, तो आर्टिकल 71 के मदद से वो प्रोविजन किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी फुल एंड फाइनल। और ये भी पावर इनके पास कि उसको वाइड यानी कि गलत ठहरा सकते हैं इलेक्शन को। और जो भी एक्ट, जो भी काम प्रेसिडेंट ने कर दिया है उससे पहले, वो दैट विल रिमेन इन फोर्स, मतलब कि वो चालू रहेगा। ये भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज अपीयर्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट व्हेन सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट? तो ये बीवी गिरी के टाइम पे देखा था हमने। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और होल्ड हिज ऑफिस, सी ऑप्शन। टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? तो 5 साल के अंदर अगर मान लो प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो किसको रिजाइन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? तो आर्टिकल 53 की मदद से जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर ईदर डायरेक्टली
और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। ये सिंपल आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे और उस पर बेस्ड एमसीक्यूज होगा। और बाकी आर्टिकल 61 और उसके आगे के जो भी आर्टिकल है, इम्पीचमेंट हो गया, बाकी अन्य प्रोविजन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा है ये सीरीज़, ये वीडियो, तो अपना कमेंट और लाइक छोड़ना आप ना भूलें। टाटा, सी यू।